Trainee Judge Shahid Ali Shah, the last show of our policy. कोर्ट में तालियां होनी चाहिए और अपना माइक देने जा रहा हूँ डॉक्टर सैयद दाऊद हसन साहब को, और आप लोगों ने बिल्कुल थाम के बैठना। तमाम नाज़रीन और सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा की तरह अपनी से अपनी स्पीच का आगाज़ करूँगा कि बेअमन दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमन लाज़मी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। माशाअल्लाह काफ़ी स्पीकर गेस्ट आए और उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे के अंदर आप लोगों से मुखातिब होकर अपनी बात आप तक पहुँचाई। मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ इस वक्त के हालात और गुजरे के हालात की ताज़ी करते हुए एक जायजा आपके सामने रखूँ कि डेफिनेटली इस वक्त जो लोग ऑडियंस हैं उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको एग्रीकल्चर ज्वाइन किए हुए 3 से 5 साल हुए और वो इस वक्त शख्सोपंच का शिकार होंगे और कन्फ्यूजन में होंगे कि जो सिनेरियो इस वक्त मार्केट का बन रहा है क्या यही एग्रीकल्चर का हाल होना था या होगा, या इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, या माजी में क्या हालात हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों को जो लोग उस वक्त से आगाह नहीं है कि ये वक्त इससे पहले कई दफ़ा आ चुका है, तो वो लोग भी जजमेंट को करें, देखें कि हालात कैसे कैसे गुजरे। मैं बात करूँगा 86-87 के अंदर जब वजीर की होगी और उसमें ईच फेस कंफर्ट ऑफ फिशर हुआ करता था, और ये जो फिशर था उस वक्त जमीनी भाग से आता था और सदर की शॉप्स के अंदर जैसे कभी आपने बटेर भरे हुए देखे होंगे ऐसे भरा हुआ होता था और लोग उसमें से निकाल के उसको फैक्ट्री की तरफ लेके आते थे। फिर उसके बाद सिलसिला आगाज हुआ 88 से 91 के अंदर ब्लैक मार्केट आना शुरू और वो भी जंगली फॉर्म में आता था, और कुछ हॉलैंड से जो है वो ब्लू पर्सनाटा भी आता था। और कभी कभी एक दफ़ा आपने देखा 91 में कि चाइना से भी सुना कि एक छोटे साइज का ब्लू फिशरी आया और छोटे साइज का ब्लू पर्सनाटा आया जिसके हेड बहुत लाइट थे, लेकिन जो ब्लैक मार्केट था वो बहुत मुश्किल से फीड कर रहा था और लोग उसको वाइट से कैप्टिव की तरफ जाने में बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करते थे। और कुछ बर्ड पाकिस्तान के किसी शहर में हॉलैंड से भी आए थे, वो बड़े लिमिटेड बर्ड होते थे। 91 से जो है फिर ज़्यादातर फार्मिंग होने लगी बीच फेस नंबर की, और उस वक्त फिशर भी ग्रो करने लग गया और लोग उसको एक्सपोर्ट में देने लग गए। 90s के बाद से जब 2000 की दिहाई शुरू हुई तो फिर एक झटका लगा बर्ड फ्लू का, और उस बर्ड फ्लू की वजह से पूरी दुनिया ₹40,000 का ब्लैक मार्केट का पेयर होता था, और जब ये बर्ड फ्लू लगा तो वो ₹200 पे आ गया। उस वक्त अल्बिनो पर्सनाटा भी नोट करता, लुटिनो पर्सनाटा भी नोट करता और वायलेट पर्सनाटा भी नोट करता। ये सारे बर्ड 200 पर पेयर के दाम से कोई लेने वाला नहीं होता था। लालू के फ्री मार्केट में सन्नाटा होता था। अगर कुछ लोग उस वक्त के होंगे तो वो जानते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक फैंसियर लेके बैठा रहता था, बर्ड नहीं दिखता था। एंड के अंदर क्या होता था, सिंध के छोटे शहरों के कुछ शॉपकीपर आते थे और वो उधार के नाम ले जाते थे। ये हालात हमने देखे। अब अगर आप इन हालात को आज के हालात में कंपेयर करें तो बहुत बेहतरी है। आपका लोग कहते हैं, मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों की वॉइस होती है, हर एक की अपनी एनालाइज और रिसर्च होती है कि एक्सपोर्ट बंद है या एक्सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हालात हो रहे हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों से एक क्लियर बात करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के माइंड क्लियर हो जाए। एक्सपोर्ट बंद नहीं है,
बेशुमार कंट्री जो है ना वो आपसे बढ़ नहीं लेते, आप पे बैन है, आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो आपसे बढ़ नहीं लेते। अब अगर हम सऊदीया की बात करें तो आपकी मंडी में सबसे बेहतरीन मार्केट आपकी प्रोडक्शन की सऊदीया है, जो फिर दूसरे गल्फ की कंट्रीज को सप्लाई देता है, मदीना में बर्ड करता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ आपसे जो है ना एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि फॉर्म का रजिस्टर्ड बर्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ फॉर्म रजिस्ट्रेशन का डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो फॉर्म जारी होता है। दूसरा वो कहता है कि हमारे यहाँ इंडियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू और एक दो इससे रिलेटेड वायरस है जो आप बर्ड भेजते हैं वो वायरस फ्री होना चाहिए, यानी क्वारंटीनो वायरस का टेस्ट हो और उसकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हो। हम ये दो तीन चीजों को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम पर अभी लास्ट जो शिपमेंट गई थी उस पर ये बैन हो गया और अब सऊदी हमारे लिए बंद है। इस तरीके से और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से हम पर पाबंदी है। अब आता है हमसे कौन सी कंट्रीज खुली हुई है और वहाँ किस तरीके से ट्रेड हुई है। ये बात चल रही है अब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ट्रेड की, क्योंकि हमारा मेन मकसद आज के सेमिनार का एग्रीकल्चर ट्रेड और शोज के इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम एग्रीकल्चर ट्रेड पे रहेंगे, फिर हम शोज पे आएंगे। एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर डेफिनेटली जो चीजें आती हैं वो ट्रेडिंग की आती है कि हमारे पास से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो नेशनली और इंटरनेशनली ट्रेड होती है, तो हम अपने उसी टारगेट पे रहेंगे फोकस करके। अब आता है हमारा बढ़ जाता है, हमारा बढ़ जाता है अम्मान, मस्कत, बहरीन और वहां से बाई रोड शारजाह और दुबई की कुछ मार्केटों में रन करता है और बहरीन से सऊदी अरब भी जाता है, लेकिन वो भी इलीगल ट्रेड के तहत। बाय रोड वो लोग जो अपना फ्यूल पंप होता है उसके अंदर जाली के अंदर डाल के लेके जाते हैं, उसमें बर्ड आया होता है, रेट कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम यहाँ की होती है। अब जो कंट्री हमसे बर्ड लेते हैं वहाँ बर्ड कैसे कंज्यूम होता है, वहाँ बर्ड कंज्यूम होता है शॉपकीपर्स के पास, वहाँ के पेट कवर की जो शॉप होती है वहाँ पर, और वहाँ के जो रेट है वो एक फैंसियर से 10 गुना कम है। जैसे अगर आप अपने पाकिस्तान को कंसीडर करेंगे और पाकिस्तान की किसी शॉप पे जाएंगे तो वो शॉपकीपर कॉमन बजट रखेगा, कॉमन टर्म रखेगा, कॉमन ऐसा बर्ड रखेगा जो उसके 2, 4, 500 हज़ार रुपए के बिक जाए, लेकिन वहाँ पर वो महंगी लोकेशन के बर्ड नहीं रखेगा। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितने शॉप जो पैक को रखती है वो भी ऐसे सस्ते बर्ड रखते हैं जो उनकी करेंसी में लोएस्ट कॉस्ट के हो, जिसको आम पब्लिक बाय कर सके। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ एक ट्रेड सेट होता है कि किसी भी म्यूटेशन का या किसी भी बर्ड की स्पेसिफिक स्पीशीज पे काम करना है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में एक नेटवर्क होता है जो एक्सपोर्टर और ब्रीडर के दरमियान होता है। अब मैं एक छोटी सी बात में यहाँ से आउट करके लेके जाऊंगा आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी बातों में लगे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ बात को जल्दी कंक्लूड करूँ क्योंकि उनका कीमती टाइम क्या जाया करूँ। आप तमाम लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो पीछे खड़े हुए प्लीज ये चेयर्स आपके लिए लगाई गई हैं, तमाम लोग चेयर्स पर आ जाए। उस सेमिनार का मजा ही तब आएगा जब आप सुनेंगे और कुछ कहेंगे। आपकी अपनी डिस्कशन चलती रहेगी, एंड में अच्छा आपको मौका भी दिया जाएगा बातचीत करने का, थोड़ी देर के लिए प्लीज। जी, तो हमारे एक मसूद साहब थे एमसीबी के अंदर, बहुत बड़े अफसर थे, बेस्ट क्वालिटी के ब्रीडर थे। सबसे पहले जब वायलट फर्स्ट नाता उनके घर आया, किसी फैंसियर के साथ रातमान करते सब एक दोस्त होते थे, बैंक की जॉब करते थे, 9 से 5 की घर आते थे, अपने चड्डी बनियान पहना बर्ड में चले गए, लेकिन मास्टर माइंड आदमी थे। और क्योंकि वो जिस इलाके में ताल्लुक करते थे वहाँ जरा लैंग्वेज जरा गाली गलौज ज्यादा होता था, तो हम उनकी गालियाँ भी सुनते थे, लेकिन हमें बड़ा मजा आता था उनकी बातें सुनने में। अब वो क्या करते थे, वो कोई भी बर्ड जब रिपोर्टर के पास आता था वो उससे लेके आते थे, उसमें से सिलेक्शन करते थे और ब्रीड कराते थे। एक दफा मैं गया, मैंने देखा कि वो कुछ 8 या 12 बर्ड लेके आए हैं वायलट फर्स्ट, ये कोई मई का महीना होगा। उसके बाद जब मैं उनके पास दिसंबर में गया तो 52 चिक्स सेपरेट करके रखे हुए थे, कोई 14-15 प्रॉपर जोड़ों के नीचे बच्चे थे और 4 जोड़े ब्रीड कर रहे थे। मैं शॉकिंग हो गया कि हम लोग 4 जोड़े ब्रीड करते हैं तो 10, 12, 8, 15 बच्चों से ऊपर नहीं, 52 मिडिल के अंदर अलग कर दिए। लेकिन उनकी जो नजर थी वो बड़ी जबरदस्त थी, वो बर्ड को चॉइस देते थे पेयरिंग का, फिर उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से लेके चलते थे। वो आज बच्चे को एक बात पता है, उसका नहीं पता थी, और वो फास्टिंग करके उस प्रोडक्ट को बढ़ाते थे। अच्छा,
कि जिस शिपर ने उसको दिया वो ये कहता था आपने एक साल बीच में आना मुझे वापस आना मैंने किसी और कंट्री में भेजना। पहले इस तरीके से म्यूटेशन का काम पाकिस्तान में होता था और वो बड़ा कामयाब काम था। हमने भी जब इसमें कदम रखा हमें भी इस तरीके से टास्क दी गई, लेकिन हुआ क्या जब 2016-17 के अंदर पहली दफा पाकिस्तान में ऑफलाइन आया तो यहाँ के शिपर ने अगर बाहर के किसी टॉप बर्ड से बर्ड मंगवाने में ताउन किया तो उसका टारगेट ये था कि हम किसी और कंट्री में बर्ड भेजेंगे। और अक्सर ऐसा होता था कि हम इसी बुनियाद पर उसे बर्ड लेते थे कि हम किसी और कंट्री में भेजेंगे। लेकिन एक ट्रेंड सेट ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बर्ड फ्लू के दौर के अंदर लोगों में बर्ड फार्मिंग करने का रुझान बहुत बढ़ गया और लोगों ने वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, लेकिन विजन खत्म हो गया। मसूद साहब की बात चल रही थी तो मैं बताऊं कि वो जब रिटायर हुए तो वो घूमने गए हॉलैंड घूम के उन्होंने एक खास बात मुझे आके बताई कि मैं जब हॉलैंड के एक खास गांव में गया वहां 5 फैमिली के मेंबर थे, बाप माँ 2 बेटियां 1 बेटा, पांचों लोग अपना भी कोई काम करते थे जो कि उनकी फ्रेंड थी और बर्ड्स की फार्मिंग को भी हैंडल करते थे। सबने अपनी अपनी ड्यूटियां लगा रखी। उसने पीक टाइम के अंदर मसूद साहब ने वहां विजिट किया, देखा सारा का सारा बर्ड रेस्ट पर है और उन्होंने क्या पाला हुआ रोजीला। उन्होंने कहा कि ये पीक ब्रीडिंग टाइम है आपने बर्ड रेस्ट पे डाले हुए। तो उसने कहा कि मेरी जो शिपिंग कंपनी है वो ये कह रही है कि मार्केट जो है हमारी मार्केट जो गल्फ की है या एशियन है वहां पर इस वक्त डिमांड बहुत कम हो गई है और कम रेट कोड हो रहे हैं तो हमने ब्रीड ऑफ कर दी है और ये हम 18 महीने तक ब्रीड नहीं देंगे। फिर जो नया मतलब एक ये सीजन पूरा हाफ और अगला पूरा फुल सीजन निकलने के बाद जो नेक्स्ट इनके तीसरे साल का सीजन आएगा फिर हम उनको ब्रीड पे लगाएंगे और जब तक रेट स्टेप हो जाएगा हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, हमको थोड़ा थोड़ा फ्लो करते रहेंगे। हमारा एक रेट है, अब उन्होंने यूरो में बताया था, मैंने कहा उस वक्त पाकिस्तानी को 8,000 या 5,000 या 6,000 होगा और 10 से 20 लाख का इंटरनेशनल मार्केट में बिकता था। उन्होंने कहा ये रेट हम खराब नहीं करेंगे। ये यूनिटी जो है फार्मर की और ट्रेडिंग कंपनी की थी जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर उनके रेट स्टेबल हो गए और उनकी कमांड आज तक पूरी दुनिया में अभी तक रोजी जो भी वो ब्रीड कराते हैं रोजीला रम ये वो पूरी दुनिया को एक लिमिटेड फॉर्म में भेज रहे होते हैं और अगर उनके पास डिमांड कम होती है वो प्रोडक्शन रोक देते हैं क्योंकि ये वाहिद प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की जिसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट अपने रेटों की 2, 3, 4, 5%, 10% आती है। तो उसको अगर आप होल्ड करते हैं तो 2, 4, 5% या 3% पर मंथ आ रही होती है। तो 1.5 साल तक भी अगर आप बर्ड को रोकते हैं तो बर्ड अपनी कॉस्ट का 50% जो है उस पर और चार्ज कर देता है। तो वो लोग इस फिजिबिलिटी से काम करते हैं और बड़े फायदे में करते हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में विजन नहीं, हम लॉन्ग टाइम से कहते आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट विजन की तरफ आए। आप देखें दुनिया किस दाने में चल रही है, आप देखें दुनिया की क्या डिमांड है और उस डिमांड के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन में फोकस करें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ फोकस नहीं किया जाता। लिमिटेड लोग हैं जो लीड करते हैं वो यही लक्ष्य दिखाते हैं कि बहुत बड़ा आर्ट आ रहा है, अब बहुत करोड़पति बनने वाले हैं, अब इसकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा और वो जाली वालियों की बुनियाद के ऊपर सरमायाकार जिनका एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनके बाप दादा ने भी कभी लड़ा तो नहीं पाला होगा, वो लोग भी इंडस्ट्री छूट जाते हैं। खास तौर पे पूरे पाकिस्तान में वो है और वो लाखों की सरमायाकारी करके बड़े बड़े यूनिट लगा देते हैं। लेकिन यूनिट की प्रोडक्शन तो आ गई, अब उसकी कंजप्शन का होगी उनका कोई विजन नहीं है। फिर वो जाली फेक ड्रामे दिखाते हैं, क्या हुआ भाई इंडिया से ऑर्डर आ गया, क्या हुआ भाई वहां से आ गया, क्या हुआ गया वहां से आ रहा है, गलत फहमियां पैदा करते हैं जिसकी वजह से जब सच्चाई नहीं लगती है तो लोग भागना शुरू होते हैं। इस वक्त यही सिनेरियो है कि हर बंदा इस खौफ और राज के अंदर अपने चैप्टर वाइंड अप कर रहा है कि कल जो है ना 0 पे चला जाएगा मामला। अब मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट की आज की अगर डिमांड एक ग्रीन ह्यूमिंग ऑफ लाइन की 100 पीसों की है तो उसके पास जो है ना बन आने वाले की 1000 पीस की है, तो वो चाहता है कि सबसे बड़े के माल में ले लूं तो डेफिनेटली उसको मिल जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर हम कोई मार्केट का रास्ता खोलते हैं, कोई जराया खोलते हैं, कोई पॉकेट चेन बनाते हैं तो हमारी आवाम इतने कम रेटों के ऊपर ऑफर कर देती है कि आपकी चेन ही खत्म हो जाती है और जो वो बंदा लेता है पहले जिसने एक कंट्री में आपसे 50 या 100 बर्ड लिए उसको मार्केट करना है, उसने महंगे लिए, पता चलता है उसके साथ के बाद हमारा शिपर सस्ते दामों में वहां बर्ड उतार देता है। अगर उसने बेच के निकल गया ठीक है, नहीं निकला तो फंस गया, उससे सस्ते बर्ड हड्डी क्वालिटी के फिर उतर गए, काम खेलने वाले 4 और उससे सस्ता उतार देते हैं। तो इस वक्त सिनेरियो ये चल रहा है जो आपकी
सालों से बंद थे और हम बड़ी कोशिश करते थे अपने एक्सपोर्टरों से कि यार वहां कुछ करना है एक्सपोर्टरों से चेक बनो बोले बंद है सकता है ये शिपमेंट जाती है कोई जाए तो पता चले। अब जो ये सैलाब है ना इसने सारे चैनल खोल दिए, वो चैनल जो 15-15 10-10 साल से बंद है वहां तक फ्लो कर गया बर्ड की वजह बर्ड की कॉस्ट बहुत कम आ रही है उन लोगों को बुलाने में और वहां वो बहुत महंगा है। तो वो उसको चेन को कवर करने के लिए इस वक्त ये बात आपकी पता के बता दूं फिलीपीन साउथ पॉल से बर्ड कहीं मूव नहीं हुआ, सबको पाकिस्तान ने लगा टूटे थले लगा दिया और सारा बर्ड पाकिस्तान से पूरी दुनिया में घूम रहा है। लेकिन अब अगर हम इस चेन को बरकरार रखते हुए अपने जराए इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोडक्ट के रेट को बढ़ाएंगे, अपनी यूनिटी को जैसा कि जो है तौफीक भाई ने बताया स्ट्रेंथ में लेके आएंगे, जितने लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे प्रोडक्शन और उसके हिसाब से जो है ट्रेड पे होगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से रन करेगी। अगर हम लोग डेयरी की मस्जिद बना के सब मारते रहे टक्करे तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, टक्करे मार के होगा कुछ नहीं। ट्रेड एग्जीबिशन ही मैंने कहा था कि यूनाइटेड हो जाए, हम लोग एक टूटे हुए कमरे में बंद हैं और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। अगर हम कोई मिल के सब एक बंदा अपने हिस्से की एक शराब पे कील मारेगा तो फटाफट शराब निकल आएगा, लेकिन अपने हिस्से की कीलें मारता रहेगा तो शायद किसी का शराब निकल आए, मुझे नहीं लगता निकलेगा, सब उठ के मर जाएंगे। वो वही रहा है कि इस वक्त जब हम इत्तेहाद में नहीं आए हैं, यूनाइटेड नहीं हुए हैं, तो इस वक्त पूरी जदीद कैफियत का शिकार है और अभी तो फिर लोगों का बर्ड सस्ता बिक रहा है। अगर अब भी हम यूनाइटेड नहीं हुए तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में और ज्यादा शदीद खतरनाक कैफियत पैदा हो जाए। लेकिन इसको देखते हुए बहुत सारी चीजें फेवरेबल भी है। अब ये बात लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि फेवरेबल क्या है। फेवरेबल ये है कि अब इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि कोई भी नई प्रोडक्ट ऐसी आई है जिसके ऊपर काम होना बाकी होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टर नहीं आएगा, सिर्फ फैंसियर आएगा और फैंसियर भी वो आएगा जो साहिब हैसियत और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और वो पुराना खिलाड़ी होगा 10, 15, 20, 30 साल से खेलता हुआ कि उसको ये बात पता होगी कि अब ये बेहतरीन मौका है इस चीज पे काम कर लूं, 1, 2, 3 साल में इसका सेटअप एस्टेब्लिश कर लूं, जब सूरत हाल बेहतर होगी मेरी मौजें मौजा होगी। और मैं आपको क्लियरली बताऊं क्योंकि मैं तो 35-40 साल से यही काम कर रहा हूं, मैं हमेशा उस वक्त काम करता हूं जिस वक्त उस पर कोई काम नहीं कर रहा हूं। और अल्लाह ताला ने जितनी पजेराई, जितनी इज्जत और सारी चीजें जो सबको देता है अल्लाह ताला हमें देता है, वो उसी वक्त दिए कि जब कोई काम नहीं कर रहा था, सब डिसअपॉइंट हो गए थे, छोड़ के भाग रहे थे, हमने कहा खड़े रहो। मैंने उस वक्त का बताया आपको जब 2000 में 200 रुपए कोई ले रहा था, मैंने ब्लैक बास्केट के 40, 50, 60 जोड़े बेहतरीन क्वालिटी के बना दिए, मेरा शौक था। फिर मैंने वायलेट बनाया, उस वक्त ऑफलाइन नहीं आया था, लोटिनो फिशरी थी और उसके साथ लोटिनो का पेस्टल निकलता था, ग्रीन पेस्टल, ग्रीन पे शीशे पे पेस्टल निकलता था। हम उस पेस्टल को लोटिनो फिशरी डालते हैं और उसका स्प्रिंट डालते थे तो डैक बर्ड भी बन जाते थे। आप यकीन जाने फिर जब स्टार्ट हो ना जाना तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, जंगल बर्ड वाले को अक्सर कुछ लोग पुराने काम करने वाले जानते होंगे, लालू खेल से मुझे वो लेकर गया फार्म पर, उस वक्त उसने 7,500 रुपए के हिसाब से पेस्टल बर्ड लिए मुझे, कहाँ 200 रुपए, कहाँ 7,700। यहाँ अगर लपड़ इंटरनेशनल वालों को जानते होंगे तो उसने भी लिए। फिर अगर काशिफ भाई को तो अक्सर लोग ही जानते हैं, तो काशिफ भाई जो है उन्होंने फिर लोटिनो फिशरी ली, वो उससे ऊपर की रेट की थी, कहानी 20,000 रुपए जोड़े में चली गई। फिर घर से शुरू होकर ब्लैक आई का लोटिनो फिशरी और ब्लैक मास्केट, खुदा जानता है 20,000 रुपए जोड़े का बड़े बड़े जनरल कर्नल की पावर लगा के जोड़े हैं। ये सूरत हाल में नहीं। अब सोच लें आप ये वक्त कैसे फिरता है। हाँ टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है हर चीज का वक्त होता है। अब 1, 1.5, 2 साल इस वक्त क्राइसिस का वक्त है, तो क्राइसिस के अंदर आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी की है कि आप अच्छे वर्ड इस वक्त कौड़ियों के नाम उठ रहे हैं। एक बंदे को मैंने देखा, वो बेचारा दादू से आया था, उसमें बेहतरीन ब्लैक मास्केट थे, वो सुबह से लेकर शाम तक घूमता लालू खेत में, किसने नहीं लिया। वो कह रहा था कि 2-3 हज़ार का मैं देकर खा जाऊंगा, मैंने तो उस वक्त 30-40 हज़ार का जोड़ा लिया, लेकिन किसने नहीं लिया, खौफ और राज में। ये गोल्डन टाइम है कि आप अपने हल्के बड़ राजमानों को भेजें और अच्छे बड़ का एक जोड़ा लेकर रखें और हर बंदा इस बुनियाद पे अपने आप को अपग्रेड कर ले। जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो उसका सर्वाइवल है। अब बात करते हैं हम हैवी म्यूटेशन की, तो हैवी म्यूटेशन के अंदर ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि अब जो रेट नीचे आ गए हैं ये इन्हीं रेटों में चलेगा।
लॉन्ग टाइम तक और ऐसा ऐसा शायद थोड़ा बढ़े, लेकिन उसकी क्वालिटी पे बात करने की बड़ी गुंजाइश है। इंटरनेशनल मार्केट आजकल बड़ी आसान है, हर बंदा एक मार्केटिंग और दूसरी मार्केटिंग जानता है, तो वो कोशिश करें कि उससे अप्रोच करके ऑर्डर निकालें। अब हम थोड़ा सा शो के आते हैं, टाइम में मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत सारा टाइम लोग और बहुत सारे स्पीकर बैठे हैं। शो के हवाले से ये है कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है इस वक्त, तो ये गोल्डन टाइम है शोज के अंदर अभी होगा। वहां से आप लर्न करेंगे, वहां से आपकी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट होगी, और अगर आपके पास अच्छा वर्ड होगा तो आप अपनी पहचान जानेंगे। वहां से आपको असल पता चलेगी कि मेरे वर्ड की असल कीमत क्या है। डेफिनेटली एक आम वर्ड अगर 2000 रुपए का है, तो शो बेंच का वर्ड जो है ना 1 लाख रुपए का। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। वो वर्ड जब तक आपने बेंच प्रूफ नहीं कराया, आपको 1000-2000 रुपए का है। जब वो बेंच प्रूफ हो गया, वो 1-2 लाख रुपए का है। जो लोग इस खौफ से शो में नहीं आते कि मेरा वर्ड हार जाएगा, मेरा वर्ड कहीं परफॉर्म नहीं करेगा, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो फिर वही रहेंगे। लेकिन अगर आप बेंच पे आ जाएंगे, हो सकता है पहले सेशन के अंदर आपके सारे वर्ड हार जाएंगे, लेकिन 2-3 सेशन में आपके वर्ड टाइटल जीतना शुरू हो जाएंगे और आपको वर्ड की पहचान आ जाएगी, और आपके अंदर एक आग लग जाएगी अच्छा वर्ड बनाने की। फिर आप अपने कचरे करना खराब वर्ड पहली फुर्सत में दारू में बेच के सुपर वर्ड की तलाश में निकल जाओगे, और अल्लाह ताला जो है कहते हैं खुदा मिल जाता है, वर्ड की क्या बात है, सब कुछ मिल जाएगा। तो शो जो आने वाले हैं उनको ज्वाइन करें, सोसाइटी के लर्निंग के लिए होती है। सोसाइटीज में शो बेंच के टाइटल जीतने वाले लोग एक अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे कनेक्ट हो। जो सोसाइटियां बनती है वो आपकी फलाह बहबूद के लिए बनती है,